नमस्कार दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक नया एनएफओ जारी किया है। आइए एनएफओ के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एनएफओ का नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सीधे कंपनी की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप एसआईपी करना चाहो या फिर लमसम करना चाहो, वहाँ से कर पाओगे। अब यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई कन्फ्यूजन आता है, कभी कोई दिक्कत आती है, आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एज ए एसआईपी तो आपको 1000 रुपये से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लमसम के रूप में करना चाहते हो तो भी आप 1000 रुपये से ही कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे 10 रुपये की ये नेवी होगी। आप 21 मई 2025 से अप्लाई कर सकते हैं। डेट की बात करते हैं, 4 जून 2025 यहाँ पे इन डेट है एंड स्कीम रीओपन हो जाएगी 16 जून 2025 से, यानी 16 जून 2025 से कभी भी आप बाई सेल कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेंचमार्क की बात करते हैं, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई है इसका बेंचमार्क, जिसके बिहार पे इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह एक इंडेक्स फंड है। अब अगर एक इंडेक्स फंड है ना, तो ये अपने बेंचमार्क को ट्रैक करेगा, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बेंचमार्क का डुप्लीकेट ये स्कीम होगी, रेप्लिकेट वर्जन होगा। अब इन दोनों को आप देखेंगे, इन दोनों के परफॉर्मेंस में काफ़ी समानता मिलेगी, एलोकेशन में भी काफ़ी समानता मिलेगी। बट अगर इनके रिटर्न में डेविएशन देखने को मिलता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्रैकिंग एरर। इसमें ट्रैकिंग एरर आ जाता है। अब हर एएमसी के स्कीम में ट्रैकिंग एरर अलग अलग हो सकता है, तो जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतनी बढ़िया स्कीम मानी जाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि समझना जरूरी है। इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो पूरी तरह से इक्विटी पर ही डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जिट लोड। तो कभी भी यहाँ पे एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा, चाहे पैसा जब भी आप निकाल लो, कोई एग्जिट लोड नहीं। कैटेगरी इंडेक्स फंड है, इसे मैनेज करेंगे 2 लोग और उनकी टीम। पहला नाम है निशित पटेल और दूसरा नाम है अश्विनी सिंधे। ये 2 लोग मेन हैं और इनकी पूरी टीम है, रिसर्च एनालिस्ट की पूरी टीम होती है जो मैनेज करती है। मिनिमम 95% इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए और मैक्सिमम 100% तक किया जा सकता है। अब ये जो यहाँ पे निवेश किया जा रहा है ना, इसमें क्वालिटी फैक्टर को ज़्यादा मैटर करेगा, यानी क्वालिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में जिसको पिक किया जा रहा है उसमें क्वालिटी ही नहीं है तो छोड़ दो यार, हमें नहीं करना, ये स्थिति बनी रहेगी। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। आइए स्कीम के सपोर्ट में कुछ बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे इफिशियंसी की बात करता है। इफिशियंसी का मतलब हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इसे ROE के नाम से जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी जितना इक्विटी कैपिटल लगाया गया है उसको कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये फोकस में रहेगा। और अगर अच्छा खासा ROE है तो ये माना जाता है कि ज्यादा इफिशियंट कंपनी काम कर रही है। सेकेंड, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जब भी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो यहाँ पे EPS को फोकस किया जाएगा। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। लास्ट 5 साल में देखा जाएगा कि यहां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब देखा जाएगा कि जो EPS है ना, EPS है, ये लगातार ग्रोथ होना चाहिए। यानी अगर यहां पे 10 है तो यहां पे 12 हो गया, यहां पे 15 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो लगातार ये ग्रोथ होना चाहिए। अगर लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो माना जाएगा कि कंपनी की कमाने की क्षमता ज्यादा है, यानी शेयर अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। और अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन आती है तब भी आपका अर्निंग पर शेयर अच्छा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत सर्वाइवल है और बहुत अच्छा कर रही है। तो सेकेंड, रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रेजिलेंस की बात करता है, इसमें फाइनेंशियल लीवरेज को देखा जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है ना कि आपके इक्विटी के कंपैरिजन में आपने कितना डेट लिया है। अगर आपका डेट कम होगा तो मान लीजिए मार्केट डिप्रेशन की कंडीशन है, बियरिश फेज में चल रहा है, अब आपके पास डेट कम है तो अब ज्यादा सर्वाइव करने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से इस फैक्टर पर ध्यान रखा जाएगा। अब यहां पे आपको देखना है कि जो निफ्टी 200 होता है ना, निफ्टी 200 में से 30 कंपनियों को चेक निकाला जाएगा और ये 30 कंपनियां होंगी, इनका सिलेक्शन क्वालिटी स्कोर पे किया जाएगा। क्वालिटी स्कोर का मतलब हो गया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होनी चाहिए। मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको कुछ पॉइंट बताया है, उसके बिहाफ पे ही कंपनी पिक की जाएंगी। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कमोडिटी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, एनर्जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PSU, इन सब में आपका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और ये जो टॉप की 10 कंपनियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और कितना परसेंटेज इसमें रहेगा आप देख सकते हो। इवन यहाँ पे कुछ और इंडिकेटर हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे
पीई की बात करता है, पीबी की बात करता है और डिविडेंड यील्ड की बात करता है। पीई का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी आपको 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, यानी आपका जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है वो कंपनी के बुक वैल्यू के अपेक्षा किस हिसाब से है वो देखा जाएगा। और डिविडेंड यील्ड, कितना डिविडेंड यील्ड, कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है। यहां पे आप देखेंगे तो 28.7 है, आप जिस स्कीम को देख रहे हैं उस स्कीम का है 28.7, बाकी इनका तो कम है, यानी सबसे महंगी ये लग रही है। और 8.9 यहां पे पीबी रेशियो है, इसको भी देखने पे लग रहा है कि अभी महंगी है। और डिविडेंड यील्ड 2.2 है, तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी हाई वैल्यूएशन पर अभी आप निवेश करने जा रहे हो। बट ये कह रहा है कि बट कंपनी कह रही है अभी जो थीम है ना ये बहुत सस्टेनेबल थीम है, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। अब ये बताया गया है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हम देखेंगे जब मार्केट में स्ट्रेस रहा है, यानी मार्केट बुरी तरह से बियरिश फेज में रहा है, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो देखिएगा। अब यहां पे आपको 3 इंडेक्स दिख रहे हैं। सबसे पहला निफ्टी 200 क्वालिटी 30 दिख रहा है, निफ्टी 200 दिख रहा है और निफ्टी 50 दिख रहा है। अब यहां पे देखेंगे जो यूरोजोन क्राइसिस, करप्शन आया, तो सब यहां पे आपका ये इंडेक्स सब पॉजिटिव परफॉर्म किया है, 4% का रिटर्न दिया है, जबकि और सारे नेगेटिव में है। यहां तो 0% मिला है निफ्टी 50 में। और सबसे बुरी कंडीशन तो कोविड-19 में हुई थी। कोविड-19 में 37% निफ्टी 50 गिरा था और 37% आपका निफ्टी 200 भी गिरा था, लेकिन यह स्कीम सिर्फ 28% गिरी है। तो इस हिसाब से आप यहां पे देख सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी क्राइसिस आई है और उसमें कैसा परफॉर्मेंस इन स्कीम का रहा है, कितना ज्यादा कौन सी स्कीम गिरी है। जब आप पूरा एनालाइज करेंगे आपको लगेगा कि यार ये निफ्टी 200 क्वालिटी 30 सस्टेनेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को फोकस किया जा रहा है और क्वालिटी हमेशा मार्केट में बनी रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और डेटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे एवरेज रोलिंग रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आप रोलिंग रिटर्न के हिसाब से, और रिटर्न रिस्क रेशियो दिया हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई इंडेक्स है, इसके बाद निफ्टी 200 ट्राई है और निफ्टी 50 ट्राई है। आप इनके रिटर्न को सबसे पहले देख सकते हैं। 1 वर्ष के पीरियड में सबसे बेटर रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निफ्टी 200 ट्राई ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन 5 वर्ष के पीरियड में आप देखेंगे निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई ने बेहतरीन रिटर्न दिया है, और 10 वर्ष के पीरियड में भी इसने 17% का रिटर्न दिया है, सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो आप रिटर्न को देख लिए। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो यहाँ पे इस केस में भी आपका ठीक लग रहा है 1 वर्ष के केस में, और 3 वर्ष के केस में, 5 वर्ष के केस में भी आपको ठीक लग रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, और 10 वर्ष के केस में भी ठीक लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ना कि आपका रिटर्न कितना डेविएट हो सकता है। इसका मतलब ये है अगर ये एवरेज रिटर्न है तो ये कितना ज्यादा हो सकता है और यहां से कितना कम हो सकता है, तो ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे रिटर्न रिस्क रेशियो भी देखेंगे तो इसका 1.7 है, 1.1 है, 1.1 है, ये ठीक ठाक इसका रिटर्न रिस्क रेशियो भी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप निवेश इस समय किए होते तो इस समय 1000 इसकी वैल्यू थी, और आज के समय में अप्रैल 2025 में ये 17,205 हो गया है। अगर ये डेटा हम देख रहे हैं तो निफ्टी 200 ट्राई का डेटा है, लेकिन इसके ऊपर जो डेटा आप दिख रहे हैं वो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई इंडेक्स है, ये 27,203। तो सेम पीरियड में जहां निफ्टी 200 ट्राई ने 17,205 हाई बनाया और वहां पे 27,203 के करीब इसने परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे कि यहां ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है निफ्टी 200 ट्राई के अपेक्षा। अब यहाँ पे CAGR रिटर्न है, तो आप CAGR रिटर्न भी देख लीजिएगा निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई का, यहाँ पे निफ्टी 200 और निफ्टी 50। आप देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस इन सबसे कई बार ठीक है और कई बार एवरेज है। और यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो अगर ये किसके लिए बेस्ट हो सकती है स्कीम, कौन कौन लोग इसमें निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, तो पहली चीज तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर बिलीव करते हैं तो आपके लिए स्कीम ठीक हो सकती है। अगर आप क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा मैटर देते हैं अपने लाइफ में, लगता है यार क्वालिटी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, वो ज्यादा सस्टेन कर सकती हैं, तो आपके लिए ये स्कीम ठीक हो सकती है। अगर आप 3 वर्ष से ज्यादा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष इस तरीके का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, तो ही आप इस स्कीम में निवेश करना स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज आप 3 वर्ष से कम के लिए देख रहे हैं तो इग्नोर करिएगा। सेकंड, यहाँ पे अगली चीज है कि यहाँ कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। अप टू 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो अप टू 1% जो कि और कम होती जाएगी तो कॉस्टिंग आपकी कम आएगी। इसका रीजन ये होता है ना, ये पैसिव स्कीम है, फंड मैनेजर यहाँ बहुत माथापच्ची नहीं करता है। अब आदमी जब ज्यादा काम नहीं करेगा ना तो ज्यादा पैसा क्यों लेगा आपसे, तो एक बड़ा रीजन ये भी हो जाता है। और हाई रिस्क एपेटाइट की बात करता है, रिस्क लेने की क्षमता अगर आपकी ज्यादा है तो ही इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, और जब भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है
तो उसमें रिस्क लेने की क्षमता अगर ज़्यादा जिसकी रहती है वही निवेश करता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन में स्कीम का परफॉर्मेंस भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क है, आप एक बार देख लीजिएगा। प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं, वो सब में होते हैं। अब रिस्कोमीटर की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसका बेंचमार्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, तो स्कीम का भी रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है। तो इस तरीके से इस स्कीम के बारे में हमने पूरी बात कर ली। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों। चूंकि यह स्कीम आईसीआईसीआई फंड हाउस का है और आईसीआईसीआई फंड हाउस ने काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है पास में। इसकी बहुत सारी स्कीमें बहुत अच्छा परफॉर्म की हैं, तो हम बिलीव कर सकते हैं कि यह स्कीम भी आगे हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे, बट कोई गारंटी नहीं होती है। सेकेंड चीज, यहां पे क्वालिटी को फोकस किया जा रहा है, तो क्वालिटी को जब भी फोकस किया जाता है तो क्वालिटी हर जगह मैटर करती है। आपको स्लाइड में मैंने बताया था कि जब भी मार्केट डिप्रेशन में था तो क्वालिटी ने सस्टेन किया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, यहां पे ये एक्टिव मैनेज नहीं है, पैसिवली मैनेज है, तो इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा वैसा स्कीम परफॉर्म करेगी और आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हो तो आपके लिए स्कीम ठीक हो सकती है। इवन अगर आप 3 वर्ष से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो ही आप इसमें निवेश करने के लिए सोचिएगा, जैसे 4 वर्ष 5 वर्ष। अगर इससे कम निवेश करना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर करने का प्रयास करिएगा। एंड यहां पे ट्रैकिंग एरर ज्यादा मैटर करता है। ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा तो रिटर्न आपको देखने को कम मिलेगा, ट्रैकिंग एरर कम होगा तो रिटर्न आप देखेंगे कि आपके बेंचमार्क के बराबर देखने को मिल सकता है। इवन ये एक एनएफओ है तो कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करे। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह एजुकेशनल वीडियो है। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, कंपनी से सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। एसआईपी या लमसम जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इवन यह हमारा नंबर है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होता है आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। बट व्हाट्सअप करते समय पहले आप हेलो हाय मत करिएगा, पूरा अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। जय हिंद।